वो दोस्तों, भारत भूमि पर कई पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन आज हम बात करेंगे चौहान वंश के सबसे बहादुर राजा और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिनके हौसले इतने बुलंद थे और भुजाओं में इतनी ताकत थी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में विदेशी आक्रांताओं से भारत भूमि की डटकर रक्षा की। ये एक ऐसी कहानी है जो जोश, असीम साहस, क्षमा और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण धोखे से भरी हुई है। यकीन मानिए, इतिहास की ये गाथा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा महान और शक्तिशाली राजा जिसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी बार बार माफ कर देने के लिए जाना जाता था, आखिर वो एक विदेशी जेल में अंधा कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ? चलिए इस ऐतिहासिक विश्लेषण में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पहला भाग, चौहान वंश का उदय। चौहान वंश की शुरुआत कैसे हुई, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बहुत समय पहले जब आबू पर्वत पर ऋषि मुनि शांति से तपस्या करते थे, तो असुर उन्हें बहुत परेशान करते थे। उनके यज्ञ की रक्षा के लिए 4 क्षत्रिय वीरों को तैनात किया गया और उन्हीं वीरों के वंशज आगे चलकर परिहार, परमार, सोलंकी और चौहान कहलाए। 6ठी शताब्दी में राजा वासुदेव चौहान ने इस राजवंश की नींव रखी और जयपुर के पास सांभर और अजमेर को अपना निवास बनाया। कई पीढ़ियों बाद 1169 ईस्वी में राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठे। उन्होंने दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर की युद्ध में बहुत मदद की, जिससे खुश होकर अनंगपाल ने अपनी बेटी कमलावती का विवाह सोमेश्वर से कर दिया। महल के भीतर बहुत सी साजिशें चल रही थी, यहां तक कि रानी कमलावती को जहर देने की भी कोशिश हुई, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई और 1186 ईस्वी में एक महान भविष्यवाणी के साथ जन्म हुआ, पृथ्वीराज चौहान का। दूसरा भाग, युवा योद्धा पृथ्वीराज। अब अगर हम ग्रंथों की माने तो युवा पृथ्वीराज युद्ध कला में बचपन से ही किसी चमत्कार से कम नहीं थे। आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि आबू पर्वत पर शिक्षा लेते हुए वो आंखें बंद करके सिर्फ आवाज सुनकर अचूक तीर चलाने में माहिर हो गए थे। और हां, उन्होंने बचपन में बिना किसी हथियार के अपने नंगे हाथों से एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। उनकी इसी अद्भुत क्षमता को देखते हुए महज 12 साल की उम्र में ही उन्हें अजमेर का युवराज घोषित कर दिया गया। युवराज बनने के बस 1 साल बाद ही, यानी 13 साल की उम्र में, उनका सामना मीर नाम के एक अरब कमांडर से हुआ। मीर ने घोड़ों के सौदागर का वेश बनाकर अजमेर में धोखे से हमला किया था, लेकिन इस युवा योद्धा ने अपनी सेना के साथ उस पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि मीर की सेना के परखच्चे उड़ गए। सोचिए, 13 साल की उम्र में इतना बड़ा पराक्रम। अब जरा उस समय की राजनीति और गठबंधनों के जाल पर गौर करते हैं। पृथ्वीराज को दिल्ली और चित्तौड़ का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उनके सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी थे कन्नौज के राजा जयचंद। अब ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? दरअसल दिल्ली के राजा अनंगपाल की दूसरी बेटी रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था। राजा सोमेश्वर और राजा विजयपाल बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार विदेशी आक्रमण के दौरान विजयपाल ने सोमेश्वर की मदद की, लेकिन उस युद्ध में विजयपाल वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद कन्नौज में उनके भाई जयमल ने राजा विजयपाल के बेटे यानी जयचंद के मन में यह जहर घोल दिया कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार राजा सोमेश्वर हैं। बस यहीं से इस पारिवारिक रिश्ते में एक ऐसी गहरी दुश्मनी की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। तीसरा भाग, जयचंद और संयोगिता का स्वयंवर। ये दुश्मनी तब और भड़क उठी जब जयचंद की बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया। जयचंद ने एक बड़ा राजसूय यज्ञ और स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए द्वारपाल की जगह उनकी एक मूर्ति खड़ी कर दी। लेकिन संयोगिता ने सारे राजाओं को छोड़कर उसी मूर्ति के गले में बरमाला डाल दी, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। पृथ्वीराज वहां पहुंचे और अपने सबसे बड़े दुश्मन की नाक के नीचे से संयोगिता को अपने साथ लेकर चले गए। खैर, इसी बीच महोबा के युद्ध का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। जब पृथ्वीराज ने राजा परमाल पर आक्रमण किया तो उनकी सेना का सामना आल्हा और उदल नाम के 2 बहुत ही प्रसिद्ध और महान योद्धा भाइयों से हुआ। इस भीषण लड़ाई में चौहान सेना ने अपना जो पराक्रम दिखाया और अंततः जो जीत हासिल की, वो पृथ्वीराज की अपार सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चौथा भाग, विदेशी आक्रमण और क्षमादान। एक तरफ पृथ्वीराज अपने राज्य को मजबूत कर रहे थे और दूसरी तरफ विदेशी आक्रांता शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी बार बार हमले कर रहा था।
जब पृथ्वीराज ने मीर हुसैन और चित्रलेखा को शरण दी तो गौरी ने हमला किया, लेकिन वो बुरी तरह हार गया और बंदी बना लिया गया। बंदी बनने के बाद उसने अपनी जान की भीख मांगी और यहीं पर पृथ्वीराज के विशाल हृदय और उनके क्षत्रिय धर्म का वो रूप सामने आता है जहां उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार माफ कर दिया। क्षमादान की यही नीति आगे चलकर एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। 5वां भाग, धोखा और दिल्ली का पतन। कई बार हारने के बाद गौरी को यह अच्छे से समझ आ गया था कि आमने सामने की लड़ाई में वो राजपूतों को कभी नहीं हरा सकता। इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने शांति दूत भेजकर राजपूत सेना को विश्वास दिलाया कि कोई युद्ध नहीं होगा, और फिर प्राचीन युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखते हुए रात के अंधेरे में एक बहुत ही कायराना और अचानक हमला कर दिया। रात के वक्त बिना तैयारी के आराम कर रही राजपूत सेना इस धोखे से हैरान रह गई। महान सम्राट पृथ्वीराज को सोते हुए ही बंदी बना लिया गया और गद्दार जयचंद, जिसने गौरी की मदद की थी, उसे भी गौरी ने सत्ता देने के बजाय मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उनके साथ अमानवीय क्रूरता की गई और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं। छठा और अंतिम भाग, अंतिम तीर और बलिदान। जब पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और राजकवि चंद बरदाई को ये पता चला तो वो अफगानिस्तान पहुंचे। उन्होंने अपने राजा के सम्मान के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। उन्होंने गौरी को उकसाया कि वो पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण कला को देखे, यानी सिर्फ आवाज सुनकर अचूक तीर चलाने की प्राचीन कला। इसी मौके पर चंद बरदाई ने अपनी वो ऐतिहासिक काव्य पंक्ति पढ़ी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण कविता नहीं थी। चंद बरदाई ने इस दोहे के जरिए अपने अंधे सम्राट को सुल्तान की सटीक दूरी और ऊंचाई बिल्कुल साफ साफ बता दी थी। उन सटीक निर्देशों और गौरी की आवाज पर पूरा भरोसा करते हुए अंधे सम्राट ने तीर छोड़ दिया और वो तीर सीधा गौरी के सीने में जा लगा। गौरी की वहीं मौत हो गई। इसके बाद दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए उन दोनों राजपूत मित्रों ने कटार निकालकर एक दूसरे के प्राण ले लिए और सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस पूरी गाथा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर सभी पक्षों ने युद्ध के नियमों और मर्यादाओं का समान रूप से सम्मान किया होता तो क्या आज हमारा इतिहास कुछ और होता? जब एक महान और दयालु राजा का सामना एक ऐसे दुश्मन से होता है जिससे छल कपट से कोई गुरेज नहीं, तो दया और क्षमादान की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस चर्चा के साथ हमें इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं। अगली बार तक के लिए विदा।